Hello everyone, welcome back in Civil Information. Today we are going to proceed our next video lecture series that is based on Indian Standard Code 456. तो फिर देखिए हम लोग आज बात करेंगे हेडिंग। मैं हेडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होती चली जाएँ कि इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, हेडिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ पॉइंट 5.6, जब इंडियन स्टैंडर्ड कोड को आप देखेंगे जाके पॉइंट 5.6 में रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे, रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि रेनफोर्समेंट जो है बेसिकली स्टैंड फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 5.6.3 में जो बातें लिखी गई हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको पता होगा। ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज, देखिए डायरेक्ट ये वैल्यू ली जाएगी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ये वैल्यू डायरेक्ट हमको ली जाएगी। ये बात कहाँ पर दी गई है तो आप बता सकते हो 5.6.3 इंडियन स्टैंडर्ड कोड में ये बात दी गई है। तो आरसीसी में जब भी आप को स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर यूज़ करना है तो आप 10 × 10⁵ मेगा पास्कल आप लोगे। ये बात यहाँ पर दी गई है। अब देखिए 3 ग्रेड्स ऑफ स्टील इज कवर्ड इन दिस कोड। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है इसमें 3 प्रकार के ही स्टील ग्रेड को कवर किया गया है। तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आप ये लिख भी लीजिए, 3 ग्रेड्स ऑफ स्टील इज covered in this code। कौन कौन से हैं? Fe250, Fe415 और Fe500। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट जो हुआ है, आप चाहे लिख भी लीजिए रिसेंट डेवलपमेंट में डाल के। ये ग्रेड 250, 415, 500 ये इसकी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अलग अलग ग्रेड के जब आप इस्तेमाल करोगे स्टील तो उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ कम होगी 250 की, 415 की ज़्यादा होगी, 500 की उससे भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है। तो उसके ही रिगार्डिंग हमने एक और ग्रेड इन्वेंट किया है जिसको हम लोग Fe550 बोलते हैं एंड TMT, जो कि इस समय इंडस्ट्री में बढ़िया काम कर रहा है। Fe550 एंड TMT का मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। शायद आप लिख लीजिए इसको, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स are also available इन मार्केट की बात हो रही है।
अब आप पर्टिकुलर किसी ग्रेड का डिजाइनिंग करवा लो या फिर इंडस्ट्री को ऑर्डर दे के बनवाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मार्केट में इस तरीके के अवेलेबल है। तो ये रेनफोर्समेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, इतनी बात करेंगे अभी इसका जब यूज आएगा तब वहाँ मैं आपको बताऊँगा इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब हमारा इस्तेमाल होगा तब वहाँ पर किस तरीके से इन ग्रेड्स की वैल्यू को इस्तेमाल करना है और लिमिट स्टेट में किस तरीके से, तो वो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं कंक्रीट की तरफ। कंक्रीट को डिफाइन किया गया है 6 में, पॉइंट नंबर 6 या हेडिंग नंबर 6, आप जो भी बोलना चाहो। कंक्रीट IS कोड अगर आप अपना साथ में लेके कर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो कंक्रीट के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। 6.1.1 इसमें क्या लिखा गया है इसको हम लोग समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर अच्छे से अगर और समझना है तो मेरा एक वीडियो इसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड ऑन है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की स्ट्रेंथ को ये डिफाइन करेगा। आगे स्टेटमेंट और जोड़ते हैं, बिलो विच, IS कोड की ही लैंग्वेज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विच नॉट, बिलो विच नॉट मोर देन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट। जब मैंने अपना वो वीडियो बनाया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में जहाँ पर बताया है, वहाँ पर मैंने इस 5% टेस्ट के बारे में बात करा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपका टाइम बचेगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। मैं यहाँ पर भी आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा। पहले स्टेटमेंट पूरा करते हैं। 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल या फिर फॉल, एक्सपेक्टेड टू फॉल। इट इज़ डिनोटेड बाई, अब इसका सिंबल, इट इज़ डिनोटेड बाई, अब ये देखिए इस सिंबल से डिनोट किया जाता है FCK, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये देखिए 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, इसमें ये एक तरीके से ये बोल रहा है। देखिए मैं आपको अगर बेसिकली बहुत मतलब सरल लैंग्वेज अगर समझाऊँ तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंक्रीट का हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग या तो क्यूब बनाएंगे या तो सिलेंडर बनाएंगे, इस तरीके से। ये आपको पता होगा दो चीज़ें। तो सिलेंडर अदर कंट्री में चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्यूब बना के हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग जब टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो वो यही बोल रहा है, जब आप एक सैंपल लो, एक सैंपल कितने सैंपल से कितने क्यूब बनाने, इसके बारे में भी IS कोड में डिफाइन किया गया है। उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पर्टिकुलर किसी सैंपल से मैक्सिमम 100 मतलब कम से कम आप 100 मतलब क्यूब बनाओ और उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करो। उस टेस्ट में से 95% रिजल्ट जो है, 95% रिजल्ट जो है वो पास हो जाने चाहिए, 5% ही फेल होने चाहिए। तब तो वो आप, और जिस वैल्यू पे वो फेल हो रहे हैं, जिस वैल्यू पर ये 95% पास हुए, उसी वैल्यू को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ उस कंक्रीट की डिफाइन कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर अगर बाउंस हो रहा हो तो उस वीडियो को आप बिल्कुल देखिएगा, प्लेलिस्ट में मेरी पड़ा हुआ है,
आप ढूंढेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वहाँ मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बताया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है 6.1 के बारे में बात हो गई। तो 6.2.1 में क्या लिखा गया है इसके बारे में देखते हैं। 6.2.1 नोट करिए, देयर इज नॉर्मली ए गेन ऑफ स्ट्रेंथ beyond 28 days also, but the design should be based on 28 days strength of concrete। तो ये जो 28 डेज़ का कॉन्सेप्ट आया है वो 6.2.1 IS कोड इस चीज़ को बताता है। देयर इज़ नॉर्मली ए गेन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जो नॉर्मली गेन है स्ट्रेंथ का वो हमको कहाँ से मिलने लगेगा, बियॉन्ड 28 डेज आल्सो, बट द डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये बात हमारा 28 डेज का बेसिकली बोला जाता है ना, कंक्रीट हमको 28 डेज के बाद ही, जो हमने क्यूब भी बना है उसका टेस्टिंग हमारा 28 डेज के बाद ही होगा। तो वो चीज़ कहाँ से निकल गई, 6.2.1 से। अब 6.2.1 के पास ही हमारी एक टेबल दी गई है, इसको बोलते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 किस चीज़ के बारे में बता रहा है, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इस टेबल को भी आप समझ लीजिए, ये टेबल आपको IS कोड में दी गई होगी। तो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, पहले में ग्रुप दिया गया है, दूसरे में ग्रेड, डिज़ाइन, डेजिग्नेशन, ग्रेड डेजिग्नेशन के बारे में दिया गया है, और थर्ड कॉलम में दिया गया स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप लिख लीजिए स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव, नोट करते जाइएगा, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm। इसी के बारे में बात हुई थी अभी हमारी किसी शायद स्टार्टिंग के वीडियो में। 150 mm क्यूब, क्यूब यहाँ पर देखिए क्यूब डिफाइन कर दिया गया, नॉट सिलेंडर। लेकिन अदर कुछ कंट्रियों में सिलेंडर के ऊपर ये परफॉर्मेंस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया है, उसको आप देखिएगा। 150 mm क्यूब एट 28 डेज, और ये जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। तो ठीक है, हम लोग ग्रुप देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास। ऑर्डिनरी ग्रुप, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट का ग्रुप एक बना दिया। दूसरा बना दिया स्टैंडर्ड कंक्रीट, और तीसरा हमारा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो हमारा चालू कहाँ से कहाँ होगा, M10 से,
M10 से लेके M20 तक, मतलब M15 बीच में आ जाएगा, 10, 15, 20। और स्टैंडर्ड कंक्रीट हमारा कहाँ से चालू हुआ? स्टैंडर्ड कंक्रीट हमारा M25 से चालू होके M55 तक, M55, इसके बीच में 25, 30, 35, 40, 45 और 55 के ऊपर M50। तो इस तरीके से ये आएगा 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो 25 से लेकर 55 तक हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट के बीच की मिक्सिंग आएगी। इसको आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आईएस कोड में हमको दिया गया है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारी कहाँ से चालू होगी? M60 से। सी ग्रेडिंग कहाँ से चालू होगी? M60 से। M60 से लेते M80 तक। तो M60 के बाद आएगा क्या? M65, M80 के ऊपर M75। तो इस तरीके से हमारा ये आएगा। तो अब इनकी M20 की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जब हम परफॉर्म करेंगे क्यूब पर, देखिए स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये ऑफ 150 mm क्यूब। तो 150 mm क्यूब का मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके से जब हमने क्यूब बनाया एक, तो इसकी जो डायमेंशन है 150 mm ये है लेंथ, 150 mm विड्थ, 150 mm हाइट, सब जगह ये 150 mm है। इस तरीके का हमने एक क्यूब बनाया है। तो हमने इस तरीके के कितने क्यूब बनाए? मैंने आपको बताया था 100 क्यूब हमें बनाने पड़ेंगे। 100 क्यूब में से हमने जब क्यूब पर टेस्ट परफॉर्म किया तो उस टेस्ट में से 95 जो रिजल्ट हैं वो हमारे पास हो गए। मतलब वो ब्रेक हुए कितने पे? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे ब्रेक हुए, या फिर मतलब इससे कम पे नहीं हुए। तो इस वजह से हमने इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी बता दी? 10 होगी। सेम चीज़ 15 के साथ 15 होगी, 20 के साथ 20 होगी, 25 के साथ 25 होगी, 30 के साथ 30 होगी। इसी तरीके से 55 के साथ 55 होगी, 60 के साथ 60 होगी, 65 के साथ 65 होगी, 75 के साथ 75 होगी और 80 के साथ 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिफाइन करेंगे FCK। अभी हम लोग यूज करेंगे इन सब चीज़ों का। तो ये टेबल हमको ये चीज़ बता रही है। तो इस टेबल के बारे में एक नोट भी दिया गया है, अगर आप चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पर नोट डाल के आप लिख लो नोट फॉर डिजाइन हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स M60 और एबव। अब जब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो चीज़ें इस IS कोड के अंतर्गत नहीं दी गई हैं। वो हमको कहाँ पर मिलेगी? वो हमको स्पेशलाइज्ड लिटरेचर इज़ यूज्ड, मतलब वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न के एस्पेक्ट के रिगार्डिंग ही यूज होंगे। तो उसके लिए अलग प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में जब वो यूज होंगे, मतलब इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में यहाँ इसके बारे में बता तो दिया गया है, लेकिन ये कवर नहीं करता उसको, बस ये आप समझिए। यही नोट हमको ये बता रहा था। तो ये हमारी हो गई टेबल नंबर 2। अब हम लोगों ने अभी देखा 6.2.1 के बारे में। अब हम लोग 6.2.2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं, कंक्रीट ही हमारा चल रहा है। कंक्रीट में 6.2.2 के बारे में देखेंगे, 6.2.3.1 के बारे में देखेंगे, 6.2.4 के बारे में देखेंगे, 6.2.5.1 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। टू द पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे। तो 6.2.2 में क्या दिया है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब देखिए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है कि नहीं, आप बताइए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर 6.2 पॉइंट में क्या दिया गया है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ही यूज करके हम लोग उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की निकालेंगे। उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। तो वो फार्मूला क्या है? स्ट्रेंथ बाई फॉलोइंग फार्मूला, फार्मूला। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए। जिसको अब देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को डिफाइन किससे करते हैं? FCR से। FCR सिंबल डिफाइन होता है। तो FCR के लिए फार्मूला क्या है? 0.7 रूट FCK, और ये वैल्यू किस में आएगी? न्यूटन पर mm²। ये भी न्यूटन पर mm² में ही आएगी ये वैल्यू, आप ये समझिए। तो आप समझिए, पीछे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की निकालना सीखा। 150 mm के क्यूब के ऊपर 28 डेज उसको प्रॉपर क्यूरिंग वगैरह करके स्ट्रेंथ जब हम क्रिएट हुई तब टेस्ट परफॉर्म किए। 100 क्यूब बनाए। 100 क्यूब बेसिकली बनाते नहीं हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि 100 क्यूब बनाएंगे, जिसमें से 95 हमारे आउट ऑफ 100 हमारे 95 पास हो जाने चाहिए उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तब हम लोग उसको वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे देंगे। तब जब भी हमें मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिल गई तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसी कंक्रीट की किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए एक हमें IS कोड फार्मूला देता है, जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जिसको FCR से डिफाइन करते हैं, जिसका फार्मूला है 0.7 रूट FCK। ये वैल्यू न्यूटन पर mm² में निकलेगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब 6.2.3.1 पर। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। स्टील की कितनी होगी? कमेंट में आपको बताइए, कमेंट करके आप लोग। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, अभी मैंने पीछे बताया था जहाँ पर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट बोला था। तो 2 × 10⁵ मेगापास्कल हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, वो आप यहाँ याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है। कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलो। कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलो। एक फार्मूला बनाया गया, उस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को EC से डिफाइन करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील को ES से डिफाइन करते हैं। तो ये 5000 रूट FCK, और ये वैल्यू भी आपकी आएगी न्यूटन पर mm² से। तो देखिए IS कोड आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। ये सब बहुत ही लेंथी चीज़ें हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी की निकालना कोई मामूली बात नहीं है, जो कि आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रहा है कि आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली है तो आप डायरेक्ट इसकी ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको अगर बोल दिया जाएगा लिटरली वास्तव में आप निकालिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट किसी भी ग्रेड की, तो आप निकाल नहीं पाओगे। बहुत ही डिफ़िकल्ट एक चीज़ है। लेकिन ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड आपकी कितनी हेल्प कर रहा है कि वो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बना के दे रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आप अपना काम करिए। तो अब देखिए, अब जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है उसके बारे में एक स्टेटमेंट है, नोट करते हैं इसको। EC इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब एक चीज़ आप इसमें नोट कर लीजिए, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू जो है
एक्चुअल मेजर वैल्यू जब हम किसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की निकालेंगे, मे बी डिफर बाई +-20%, इतना डिफ़र करेगी वो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। जो भी इस एक्सप्रेशन से वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू जो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 28 डेज में ही हम लोग कैलकुलेट करके हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है FCK की, तो जाहिर सी बात है जो EC है वो हमें 28 डेज का ही मिल रहा है। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है 28 डेज का ही अगर हमको मिल रहा है, तो इस वजह से ये EC क्या कर रहा है, इस शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये शॉर्ट टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालोगे, मतलब कोई एक ऐसा कंक्रीट जो 28 दिन बाद ही नहीं चेक हो रहा है, वो कई वर्षों बाद, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद बिल्डिंग का हम लोग किसी जोन का कंक्रीट का इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अगर निकालना है, तो उस समय पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, ये आप मेरी बात फिर से समझिए, एक्चुअल मेजर वैल्यू मे बी डिफर बाई +-20% फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू मिल रही है उसमें इतना अंतर आएगा, कम से कम 20% का, या तो 20% बढ़ जाएगी, 20% घट जाएगी, 10% 15%, मतलब इसके बीच में, इस रेंज के बीच में ही वो वैरी करेगा। आई होप मेरी बात ये आप समझ पा रहे हो। अब हम लोग चलते हैं 6.2.4 की तरफ से। आपने एक टर्म सुना होगा श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, उसके बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, नोट करिए, द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज significantly influenced by the total amount of water. Water percent while mixing. And to a laser extent by the cement content, by the cement content। जाहिर सी बात है पानी पर ही डिपेंड करेगा हमारा श्रिंकेज, तो द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट वाइल मिक्सिंग। मिक्सिंग के दौरान हमारा जितना पानी अवेलेबल है इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, एंड टू ए लेजर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट। और वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारा टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को डिफाइन करेगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में भी टेकन एज 0.0003 इतनी ली गई है। तो आप ये स्टेटमेंट फिर से नोट कर लीजिए, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज 0.003। स्टेटमेंट नोट करिए आप, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन और डिजाइन में भी taken as
0.0003। तो ये देखिए डायरेक्ट IS कोड में ही ये बात लिखी गई है कि श्रिंकेज स्ट्रेन हमारा इतना लिया जा सकता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये चीज़ 6.2.4 में दी गई है। आप कई जगह देखेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है तब वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन को डिफाइन करते समय कई जगह पर 0.0003 वैल्यू जो डिफाइन की जाती है नीचे की तरफ वो यहीं से ली जाती है। तो अब देखते हैं 6.2.5.1 में क्या दिया गया है। क्रीप कोफिशिएंट, कोई बता सकता है मुझे क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्योंकि ये क्रीप कोफिशिएंट के बारे में ही बात करता है। क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, क्रीप कोफिशिएंट को फाई से डिफाइन करते हैं। क्रीप कोफिशिएंट को फाई से डिफाइन करते हैं। फार्मूला इसका होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, एट द एज ऑफ लोडिंग। इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको ही बोलते हैं हम लोग क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्रीप। टोटल क्रीप डिपेंड अपॉन एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग अप्लाइड ऑन इट। तो इसको एज के साथ ये बताएगा। तो इसका हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पे बता देते हैं। एज एट लोडिंग, एज एट लोडिंग। अगर क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग विदिन 7 डेज निकालते हैं, 7 डेज में, तो 2.2 हमें लेनी है। यही वैल्यू अगर 28 डेज में अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आपको दी है 1.6। वही वैल्यू अगर 1 ईयर में अगर निकालनी है तो हमको दी गई है 1.1.1। तो क्रीप कोफिशिएंट हमारा होता क्या है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। एज के साथ 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर में ये अलग अलग वैल्यू है जो हमें डायरेक्ट यूज करनी है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है कंक्रीट, जो कि 0.6 में कवर किया गया है। तो हम लोगों ने इसको कंक्रीट को भी ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग 7 की तरफ चलेंगे। 7 में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट and give your suggestion. Thank you very much.